नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस दिन राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन मुंबई के और महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और वो एकनाथ शिंदे वाले के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। अभी राहुल गांधी रास्ते में ही हैं, महाराष्ट्र पहुंचे भी नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और शंकर राव चौहान के बेटे, शंकर राव चौहान केंद्र में भी मंत्री रहे और महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे अशोक चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने केवल पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होने के बावजूद अगर अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है। वैसे अशोक चौहान ने पार्टी क्यों छोड़ी है, इस पर आने से पहले हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि अभी हाल में एक और कांग्रेसी ने पार्टी से लगभग किनारा कर लिया था, जिसको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित करने का ऐलान किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कल्कि धाम के सर्वे सर्वा हैं, और उन्होंने हाल में कुछ वक्तव्य दिए हैं। पूछा है कि क्या मेरा कसूर ये है कि मैं भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुआ था? क्या मेरा कसूर ये है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था और 19 फरवरी को जो कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह होना है, उसके लिए उनको आमंत्रित किया था? क्या ये गुनाह है, ये अपराध है कि योगी आदित्यनाथ को भी और स्मृति ईरानी को भी उस समारोह के लिए आमंत्रित किया है, राजनाथ सिंह को भी काट दिया है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना, योगी आदित्यनाथ को बुलाना और उस पर भी स्मृति ईरानी को बुलाना, जिनके हाथों राहुल गांधी 2019 में करारी शिकस्त को प्राप्त हुए थे। स्मृति ईरानी को भी उस समारोह में आमंत्रित करना और सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित ना करना, मेरे विचार से आचार्य प्रमोद कृष्णम का सबसे बड़ा अपराध हुआ और उनको कांग्रेस पार्टी से चलता किया गया। बहरहाल बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो या कांग्रेस तोड़ो यात्रा की, और एक के बाद एक लगने वाले झटकों की। अब जरा कल्पना करिए, मणिपुर से यात्रा शुरू हुई। मणिपुर में इन्होंने किस किस तरह के बयान दिए, वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस कदर नफरत करते हैं और उनसे नफरत करते करते अब ये भूल गए कि ये जो बयान दे रहे हैं, इनसे समाज जुड़ेगा या टूटेगा। मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में जो टकराव होता आया है, वो तो बहुत सालों पुराना है, दशकों पुराना है, सदियों पुराना है। उसके लिए आप किसी सरकार विशेष के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें, पार्लियामेंट को ना चलने दें, पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामे करें, और जब यात्रा शुरू कर रहे हैं दूसरे नंबर की, तो वो भी मणिपुर से शुरू करें और वहां जाकर के ये कहें कि साहब 6 महीने से यहां आग लगी हुई है और इसको बुझाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है और आग को सरकार बुझाना ही नहीं चाहती है। अगर सेना को आदेश दे दिए होते तो ये सब 3 दिन में शांत हो जाता। इस तरह के बयान देना
मणिपुर के बाद ये नागालैंड होते हुए जब असम में गए तो क्या हुआ? असम में बैरिकेड तोड़वा दिया इन्होंने खड़े होकर के, और बैरिकेड तोड़वा करके अरे भाई आवाज तो आ रही है, आवाज आप अपना डिवाइस चेक करिए, आवाज लोगों को सुनाई पड़ रही है जी। तो ये सब असम में जाकर के कानून व्यवस्था तोड़ना, बैरिकेड तोड़ना, इनके खिलाफ मामले दर्ज होना, और जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाले थे तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उसके बाद ये ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम तो चुनाव में मैदान में अकेले जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, वामपंथियों से तो हाथ मिलाएंगे ही नहीं। राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल जाने से पहले ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ये सब क्या था? राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। जब ये बिहार पहुंचने वाले थे, नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू का साथ छोड़ करके वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जब ये झारखंड पहुंचने वाले थे, हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। और उसके बाद का घटनाक्रम देखिए, जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या क्या हो रहा है, ये पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा शुरू करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडी अलायंस का काम तमाम करने का जैसे बीड़ा उठा लिया है। और उस समय भी जब ये यात्रा शुरू कर रहे थे तो जरा याद करिए अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने कहा था कि यात्रा शुरू करने से पहले आप सीटों की शेयरिंग का मामला हल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम आपकी यात्रा में शामिल हों या ना हों। शामिल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी घटक दल इनके साथ किसी भी राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इनको कांग्रेस की चिंता है, सहयोगी दलों की चिंता नहीं है। इसलिए जहां जहां जा रहे हैं वहां या तो इनके सहयोगी कांग्रेस के साथ से छिटक रहे हैं, इनसे किनारा कर रहे हैं, या खुल करके इनके खिलाफ सामने आ गए हैं, जैसे ममता बनर्जी। और अखिलेश यादव भी बार बार इनको चिढ़ा रहे हैं, कभी 11 सीटों का ऑफर देते हैं, कभी 12-13 तक चले जाते हैं। कांग्रेस चाहती है कि वहां एक सम्मानजनक हमारा गठबंधन हो जाए, सीटों की शेयरिंग हो जाए, इसलिए 20 सीट मांगने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2014 और 2019 के नतीजे बताते हैं, और बीच में जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होता है उसके नतीजे, और जो वोट शेयरिंग है कांग्रेस का पूरे राज्य में, वो भी ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उसका कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी उसका कुछ खास नहीं है, असम में उसके चुनाव हारना ये बताता है कि क्या सिचुएशन हो गई है। पूर्वोत्तर के तो किसी भी राज्य में चले जाइए, कांग्रेस का लगभग सोपड़ा साफ हुआ पड़ा है। अब जिन जिन राज्यों से ये होकर के गुजर रहे हैं, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था इस बारे में कि ये जो 15 राज्य हैं, इन 15 राज्यों में करीब 355 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, और 2019 में कांग्रेस पार्टी को यहां से केवल और केवल 14 सीटें मिली थी। 355 में से केवल 14 सीटें। अब आप अंदाजा लगाइए, या तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 236 के आसपास सीटें मिली थी, 240 के नीचे ही थी, लेकिन कांग्रेस को केवल 14।
तो जो बाकी की सीटें हैं वो किसने जीती थी? वो उन्हीं पार्टियों ने जीती थी जो इंडी अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, यानी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ऐसे क्षेत्रीय दल। इनका जो कुल मिलाकर के प्रयास था वो ये था कि ये जो 14 सीटों वाले 15 राज्य हैं, जहां 355 सीटें आती हैं, वहां कम से कम कांग्रेस के लिए कुछ तो माहौल बन जाए। लेकिन जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां इनको भगवान राम के पक्ष में नारे लगते हुए दिखाई देते हैं या नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगते हुए दिखाई देते हैं। ये आलम हो गया है और इनके साथी या तो छोड़ करके जा रहे हैं या इनकी आलोचना कर रहे हैं। अशोक चौहान का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और इसलिए नहीं है कि इनके पिता भी कांग्रेस ही रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। अशोक चौहान भी 2008 से लेकर के 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, इस समय भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे। उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ देना, और जो चर्चाएं तो ये हैं कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा है कि आप पार्टी में शामिल हों और राज्यसभा का टिकट लेकर के दिल्ली आएं, और वो इसके लिए तैयार हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, शिकायत मैं करना भी नहीं चाहता, व्यक्तिगत कारण समझ लीजिए, मैं पार्टी छोड़ करके जा रहा हूं। अब सवाल खड़ा होता है ये कि एक एक करके पार्टी से लोग जा क्यों रहे हैं, और जो अहम पदों पर रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। मैं वो सारे नाम दोहराना नहीं चाहता, गुलाम नबी आजाद से लेकर के कपिल सिब्बल वगैरह। कपिल सिब्बल तो खैर एक ऐसी शख्सियत है जिनको संभवतः कांग्रेस में भी कोई पसंद नहीं करता था और कांग्रेस के बाहर भी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह के उनके बयान होते हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, अप्रोच है, उसको लेकर के कपिल सिब्बल कोई लोकप्रिय चेहरा तो है नहीं। लेकिन जिस परिवार की सेवा करते रहे, जिस परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ते रहे, अलग अलग राज्यों में जब भी कांग्रेस पार्टी पर या कांग्रेस की सरकारों पर कोई संकट आया, उस समय भी कपिल सिब्बल और उनसे पहले हंसराज भारद्वाज और इनके ही समकालीन अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से कोर्ट्स दर कोर्ट्स सारे मामलों को देखते रहे, उसमें कपिल सिब्बल का ये कहना पार्टी छोड़ते हुए कि कई साल से मैं ना राहुल गांधी से मिल पाया हूं, ना सोनिया गांधी से मिल पाया हूं, और गुलाम नबी आजाद का भी ये कहना कि इनके पास पार्टी के सीनियर नेताओं से भी मिलने का वक्त नहीं रह गया है, ये किसी से नहीं मिलते हैं। वहां नोट कराया जाता है इनके दफ्तर में कि मुलाकात करनी है, महीनों महीनों तक तो रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कहें तो किससे कहें जाकर के अपने मन की बात, या जो भी बात करनी है पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, रणनीति को लेकर के, तमाम दूसरी एक दूसरे से शिकायतें भी होती हैं। जब एक राज्य में काम करने वाले नेताओं के बीच में इस तरह के मतभेद पैदा होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, किसके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये सुनने को ही तैयार नहीं, ये ड्रामों में मस्त हैं, बयानबाजी में मस्त हैं। ये इनको, इस परिवार को एक्चुअल में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, ये सब नेताओं से, सीनियर से, जूनियर से, समकालीनों से इस तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे ये कांग्रेस के मालिक हैं और बाकी सब इनके नौकर हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस का बंटाधार होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वालों की लंबी लाइन लग गई है, और जब जब चुनाव आते हैं तब तो यही हाल होता है। लेकिन मिलिंद देवड़ा, जिनके पिता मुरली देवड़ा केंद्र में मंत्री रहे, उनका पार्टी छोड़ करके जाना और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होना, और अभी ये महाराष्ट्र पहुंचे भी नहीं हैं,
उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का भी पार्टी छोड़ देना और भारतीय जनता पार्टी का रुख करना, एक दो दिन में वो शामिल हो जाएंगे, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी से इन लोगों से, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जो इनके आसपास इस समय कांग्रेस पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जो इन्होंने नीति रणनीति अपना रखी है आत्मघात की, वरना ठीक है अब तक जो आप करते रहे हैं आपने कर लिया, लेकिन जब भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, जब आपको निमंत्रण पत्र आ गए, तो आप वहां जा सकते थे, लोगों का दिल जीत सकते थे। दिल भी नहीं जीत सकते थे जो अतीत में आपके कर्मों और कुकर्मों की वजह से, कारनामों की वजह से जो लोगों में नाराजगियां थी। आपने भगवान राम के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट लगाया था राम सेतु को लगा करके, और जिस तरीके से वकीलों की फौज खड़ी करके इस पूरे मुकदमे को लटकाते रहे और भटकाने की कोशिश करते रहे, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। और राहुल गांधी के बयान प्राण प्रतिष्ठा से पहले कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस वालों का कार्यक्रम है और इवेंट है, कार्यक्रम भी नहीं, इवेंट है, जबकि देश की विदेश की जानी मानी हस्तियां और विश्व प्रसिद्ध हस्तियां उस समारोह में मौजूद थी। इसके बावजूद इस तरह की बदजुबानी करना, भगवान राम के बारे में भी, भव्य राम मंदिर के बारे में भी, ये सब शो करता है कि कांग्रेस मोदी विरोध के चलते अब राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों का भी विरोध करने लगी है और जो लोगों की भावनाएं हैं, जो जनमानस है, उसका भी तिरस्कार करने लगी है। और यही सब वजह है कि जो नाटक नौटंकी राहुल गांधी कर रहे हैं बार बार, कभी कन्याकुमारी से चलते हैं कश्मीर के लिए, कभी मणिपुर से चलते हैं महाराष्ट्र के लिए, अब इनसे भी पार्टी के नेता रत्ती भर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगेन मैं यही कहूंगा कि इनके महाराष्ट्र और मुंबई पहुंचते पहुंचते और कितने नेता छोड़ेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।